अस्सलाम वालेकुम। मेजर फोकस आज जो है वो रहेगा मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है, यूएस और ईरान वॉर का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर मेजर आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस रीजन के अंदर किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मेन फोकस वहाँ पे होगा। इस वक्त मौजू है डिस्कशन के काबिल, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको थ्रेट कर रहा है ईरान के हम बंद कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, वहाँ से कितनी ट्रेड होती है, किस चीज़ की होती है, पाकिस्तान के लिए उसका मतलब क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का। तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बेसिकली तो इसके बारे में पहले तो ये कि ईरान ने कर दिया ब्लॉक या नहीं किया, तो इसका जवाब ये है कि अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। किसी किस्म के मैरिटाइम जो मैगजीन्स हैं और पब्लिकेशंस हैं उसके ऊपर नहीं आया, ट्रेड फ्लो अभी तक चल रहा है। बट इसको बंद करने का जो डिसीजन है, असेंबली जो ईरान की है उन्होंने तो एग्री कर लिया उससे कि बंद करना चाहिए। बट जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसका फाइनल डिसीजन अभी बाकी है। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि बंद करना है और ब्लॉक कर देते हैं तो फिर सारे के सारे मामला चलेंगे। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 20 से 30% के आसपास जो ऑयल की मूवमेंट होती है, मैं सिर्फ ईरान के ऑयल की बात नहीं कर रहा कि ईरान से ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट इन जनरल गल्फ रीजन के अंदर जो ऑयल जितना भी एक्सट्रैक्ट होता है और उसकी मूवमेंट होती है, 20 to 30% की मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो बहुत इसके वास्ट इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया के ऊपर। सिर्फ हमारे रीजन के ऊपर नहीं आएगा, पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, क्योंकि ऑयल की सप्लाई एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगी। बताते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका और कौन सी कंट्रीज अफेक्ट होंगे सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो कंट्रीज उसके अंदर बैठे हैं अभी इस वक्त, जहाँ जहाँ से जो शिपमेंट इम्पैक्ट होगी वो ओमान, जबल अली, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ये सारे कंट्रीज हैं जो वहाँ पर बिल्कुल गढ़ के अंदर है। अगर आप दुबई से बुकिंग कर रहे हैं और आपने अपनी इन्वेंट्री को दुबई के साथ लाइन अप किया हुआ है, तो सबसे बड़ा खदशा इसके अंदर ये है कि अगर तो ये रास्ता बंद हुआ तो जबल अली से कार्गो लेकर आने का, दुबई से स्क्रैप को लेकर आने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। तो बेसिकली ये जो गल्फ रीजन है, अगर मिडिल ईस्ट से आपकी सोर्सिंग है तो ये बड़ी खतरनाक बात है। खुदा ना खास्ता अगर चीज़ें डिट्रैक होती हैं, जो कि बिल्कुल किनारे पे एज पे खड़े हैं हम लोग, एक स्टेप और लेने की देर है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को प्रैक्टिकली नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अपनी सप्लाई चेन को। एज ऑफ नाउ जो करंट हालात बने हुए हैं, जबल अली एक तरीके से मुझे लगता है कि फॉरन माल आ जाएगा दुबई से, बट बहुत बड़े खदशात उसके साथ अटैच्ड हैं, जो कि ओवर द पीरियड अभी अब हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि खुदा ना खास्ता अगर चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बाकी जो रीजन्स हैं हमारे ध्यान में आएगा, यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा, वहाँ से भी तो साउथ अफ्रीका से इतनी हमारी शिपमेंट्स आती हैं, तो आया वो डिस्टर्ब होंगी या नहीं होंगी। तो बेसिकली उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। वो नॉर्मली स्विस कैनाल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एक इशू आया था। उसके बात करते हैं कि और प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर भी, बट उसको बाईपास करके शिपिंग लाइन ने अपना रूट सीधा कर लिया था। जो चार्जेस थे वो डाल दिए थे कस्टमर्स के ऊपर और शिपर्स के ऊपर और अपने फ्रेट बढ़ाकर काम चल रहा था। बट क्या किसी किस्म का कॉस्ट पे और जो आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एमएससी, मर्स लाइन, सीएमए, हैपैक, जितनी भी मास्टर लाइंस हैं, वो चाहे यूरोप, यूके, यूएस, कनाडा से आ रही हैं, बट समहाउ एक साइकिल चल रहा होता है। काफी सारे इनके वेसल्स जो है वो किसी न किसी पोर्ट के ऊपर होते हैं, कहीं ओमान पे होगा, कहीं कुवैत में होगा, कार्गो पिकअप करना होगा, वो सारे कार्गोज बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। काफी क्या करेंगी ये मास्टर लाइंस, जो कि हमने पहले भी देखा है कि इमरजेंसी बंकर एडजस्टमेंट डाल देंगी, वॉर रिस्क के सरचार्ज डाल देंगे, उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट काफी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। और जो कंजेशन होगी खासतौर से सलाला, जद्दा, कोलंबो के ऊपर, उसका क्या होगा, कार्गो कब तक पड़ा रहेगा, उसके कोई किसी किस्म का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको। इस किस्म के इम्पैक्ट बाकी लाइन के ऊपर आएंगे। और ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फर्ज करें कि यूके से आपका कार्गो आ रहा था, पाइपलाइन के अंदर था, और उसने अब कार्गो रास्ते से पिक करना था, जबल अली से पिक करना था और पाकिस्तान आना था। तो बेसिकली वो जो एक साइकिल बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर कंजेस्शन की वजह से आपके जो ईटीएज हैं वो बड़े बड़े तरीके से इम्पैक्ट होने के खदशात मौजूद है। तो पाकिस्तान के हवाले से हमें 3 चीजें जो है वो कंसर्निंग रहेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से। वो है फ्रेट के हाइक्स होंगे, कार्गो के डिले होंगे, प्लानिंग ना कर पाना एक उसका पार्ट होगा, आपको ईटीएस क्लियर नजर नहीं आएंगे, और खासतौर से जो वेसल्स के पोर्ट के स्केड्यूल्स हैं बर्थ होने के और कार्गो पिक करने के, वो सारे के सारे जंबल अप हो जाएंगे और वो मजीद आपको प्लानिंग के अंदर दिक्कत पैदा करेंगे। तो हो गया पाकिस्तान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वहां से जबल अली से मिडल ईस्ट से माल पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। ये रुख हो गया तस्वीर का।
अब दूसरा रुख है बेसिकली कि आपको दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाने से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20-30% ऑयल की ट्रेड जो है वो और जो मूवमेंट है वो वहाँ से होती है। तो बेसिकली ऑयल के बारे में एक अच्छा महसूस हो रहा है कि 50 से लेकर 200% तक फ्रेट इंक्रीज हो सकता है ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाने से। आपकी जो शिपमेंट की प्लानिंग थी वो 2 से 4 हफ्ते लेट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है करंट सिचुएशन के अंदर, और उसके लिए हमें प्रिपेयर भी रहना होगा और अपने आप को तैयार भी करना होगा। जहाँ तक फ्रेट हाइक्स की बात है वो मुझे ऑलरेडी लास्ट वीकेंड से सुनने में आना शुरू हो गया है, और जैसे वो फ्रेट हाइक्स है वो किसी की बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगे इस दफ़ा जो फ्रेट हाइक्स होंगे, ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से जो फीलिंग आ रही है डिफरेंट जो लाइंस हैं उनके एंड से, वो काफ़ी ख़तरनाक है और कुछ कह नहीं सकते कि उसके बाद ट्रेड फिजिबल भी रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ी देर के लिए गैप आता नज़र आ रहा है। सामान मुझे वापस उस तरीके की फील आ रही है कि चीज़ें अपनी अपनी जगह स्टक हो जाएंगी, फिर न्यू ट्रेड के चैनल्स बनेंगे और चीज़ें होंगी। अगर खुदा न खासा चीज़ें उस तरफ जाती हैं तो ये सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेसल्स के ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेसल्स को वहाँ से मूव करना है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सुएज कैनाल के उस पर देखा था, उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें आपको रिपीट होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद ये होगा कि ईरान और जो टर्की से खास तौर से मटीरियल जा रहे थे या दुबई से मटीरियल जा रहे थे वो नहीं पहुँच पाएंगे उन डेस्टिनेशंस के ऊपर इस करंट सिचुएशन के ऊपर, जो कि अगर आप फर्ज करें कि यूएस और यूरोप की मिसाल ले लें तो तकरीबन 40 से 60% के करीब जो है वो ड्रॉप आएगा। इनकी जो मूवमेंट हो रही थी इन रीजन से 40 से 60% अगर ड्रॉप हो जाता है तो उसको कवर अप भी करना है। तो आया डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर एक तो उसका असर जाएगा, दूसरा बाकी के जो रीजन्स हैं उनके ऊपर वहाँ पे असर जाएगा, वहाँ पे इंक्वायरीज जाएंगी और लोग अभी से इसको प्लान आउट करना शुरू कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इंक्वायरीज डिफरेंट रीजन्स में जाना शुरू हो गई हैं अपनी, ताकि सप्लाई चेन को मेंटेन रखा जा सके। अब इस वक्त सप्लाई चेन को मेंटेन रखने का सवाल है कि प्राइसेस के हवाले से ये सुनने में आ रहा है कि ये डबल हो सकती हैं। जो करंटली प्राइस चल रही है क्रूड ऑयल की वो तकरीबन $70-75 के आसपास है, इसके डबल होने के भी खदशात मौजूद हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है इससे ज़्यादा। उसके बाद बैंक्स अपने आप को सिक्योर करेंगे, न्यू सैंक्शन आ जाएंगी, न्यू एंटिटीज़ जो है वो सैंक्शन में आ जाएंगी। कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ को भी मजीद सैंक्शन कर दिया जाएगा अमेरिका के एंड से, ये भी खदशात हैं। और मतलब ये कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अभी मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद इन सारी चीज़ों की वजह से मेनली टर्की का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टर्की भी काफ़ी हद तक ईरान की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट था। बिलेट्स बहुत सारे ईरान से जाते हैं टर्की, फिर एक्सपोर्ट होता है मटेरियल। तो अगर वो सैंक्शन थोड़ी टाइट होती हैं तो टर्की वो वाले सेमी फिनिश्ड को इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट करके नहीं कर सकेगा, एक्सपोर्ट बेसिकली रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि स्क्रैप इंपोर्ट करना पड़े और फिर अपना वही यूएस और यूके और यूरोप से उनका स्क्रैप आए और उसको पे कन्वर्ट करके उनको अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है बनाने पड़े और अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़े। तो एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है जिसकी वजह से स्क्रैप की बाइंग के अंदर, एक्टिविटी के अंदर भी अभी इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज आ सकता है उसके टर्नओवर के अंदर इन रीजन की वजह से। खासतौर से जिन रीजन के ऊपर ये बिजनेस शिफ्ट होगा मिडल ईस्ट से हटके, जहाँ पर जाएगा मिडल ईस्ट और टर्की से हटके, वो बेसिकली मुझे लगता है कि इंडिया होगा, मैक्सिको होगा और बाकी जितने भी फॉर ईस्टर्न कंट्रीज हैं आपके, साउथ कोरिया, जापान, वो खासतौर से इसके बेनिफिशरी होंगे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज बढ़ेंगी। खासतौर से इंडोनेशिया के अंदर भी इंक्वायरीज जा रही हैं अभी इस वक्त बिलेट्स के हवाले से। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी सारा जो ये बर्डन शिफ्ट होगा उसकी वजह से कम फॉर ईस्टर्न मार्केट इंक्लूडिंग चाइना थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी काफ़ी हद तक हो सकता है कि वो रिजॉल्व होंगी और नए ऑर्डर्स मिलेंगे और ये नया ट्रेड चैनल एक शुरू होगा। यहाँ से चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होंगी और वहाँ से बढ़ेंगी। तो ये बेसिकली मैं शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर तो ऑलरेडी वो लोग मेड इन अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी चांस मिलेगा कि अगर टर्की वगैरह से इंपोर्ट नहीं होगी किसी ड्यू टू एनी रीज़न तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट को बहुत सपोर्ट मिलेगा और डोमेस्टिक स्क्रैप प्राइसेस भी स्ट्रेंथन होने के खदशात मौजूद हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अभी तो जो जून के अंदर जो प्राइसेस रहे थे वो रेंज बाउंड रहे थे और स्टेबल थे। हो सकता है कि जुलाई के अंदर हम फिर से एक प्राइस हाइक देखें स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर। तो बेसिकली रिकमेंडेशन ये है कि अपनी जो हमारी सप्लाई चेन फैक्ट्रीज अभी इस तरफ मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट हैं उनके रिकमेंडेशन ये है कि वो यूरोप और यूके को इंक्लूड करें, कनाडा को, यूएस को, ताकि प्रॉपर मिक्सचर बन सके। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कोई चीज़ें ख़राब होती हैं, दुनिया के हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ हम पहुँच नहीं पा रहे, किसी किस्म का अमन और पीस की कोई जगह नज़र नहीं आ रही और खुदा ना खास्ता जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान से भी ऐसा लगता है कि बड़ा एस्केलेटेड रिस्पॉन्स होगा उनका भी, जिससे चीज़ें और अमन व अमान काफ़ी ज़्यादा और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ख़ासतौर से मुसलमानों को सबके सब, और ये जंग किसी तरीके से भी रुक जाए
और एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए अभी भी, तो वही सबके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।